हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट है दैट रोल ऑफ वुमन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, टाइफून काजिकी और प्रोजेक्ट 17A, जिसमें आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी के बारे में आपको मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ पे रोल ऑफ वुमन इन दी फ्रीडम स्ट्रगल। गाइस, यहाँ पर आपको ये याद रखना है, जब जो फ्रीडम स्ट्रगल का पीरियड था उस समय पर हमें कई ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जब जो इंडिया में एक तरफ ऐसा वक्त था जहाँ पर जो मेल्स डोमिनेशन ऑलरेडी इंडियन सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट थी, लेकिन साथ ही साथ भारत के अंदर कुछ ऐसी जो जागरूक फीमेल पर्सनालिटीज़ भी थी जिन्होंने हमारे जो आज़ादी की एक लड़ाई है उसके अंदर कई ऐसे पॉइंट्स आए, कई ऐसे मौके आए जहां पर उन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और एक अपना इंपॉर्टेंट योगदान दिया। तो आपको ना यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो नाम इंपॉर्टेंट है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन याद जरूर रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुके हैं और जो फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन आते भी रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ दैट जो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो देखने को मिलती है हमें, वो यहाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसका मतलब है दैट इज असहयोग आंदोलन, जिसे गांधी जी ने शुरू किया था 1920 से 22 तक का जो था, और 22 में इसको सस्पेंड कर दिया गया था। और इसी तरह से जो साल्ट सत्याग्रह है 1930 के अंदर, जब यहाँ पे नमक सत्याग्रह जिसे कहा जाता है, इसके अंदर सरोजनी नायडू और कमला नेहरू, इनका काफ़ी नाम यहाँ पे प्रोमिनेंटली लिया जाता है, जिसके अंदर इन्होंने जो सॉल्ट शॉप्स हैं उनके सामने खड़े होकर कि विदेशी नमक को जो है बहिष्कार करो और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना ज़रूरी है, ये लोगों को मतलब प्रार्थना स्वरूप लोगों को समझाया गया। इसी तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर भी, जैसे बहुत ही फेमस, जब भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कांग्रेस रेडियो जो उस समय पर प्रसारण किया जाता था, ब्रॉडकास्ट किया जाता था रेडियो के थ्रू, तो ये अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ के अंदर आता है असहयोग आंदोलन में भी। ऑल्दो ये सभी चीज़ें जो है हिस्ट्री के टॉपिक्स में कवर हो जाती हैं, बट फिर भी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे अभी। इसी तरह यहाँ नाम आए हैं कुछ, प्रतिलता वाडेदार, कल्पना दत्ता और रानी लक्ष्मीबाई, इसी तरह से मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ, ये कुछ ऐसे और भी नाम हैं जिनको यहाँ बताया गया है। अभी हम इनको एक एक करके थोड़ा देखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता हो दैट यहाँ पर भारत में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस और वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन को ऑलरेडी इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है बन चुके थे। अगर हम 1920 की बात करते हैं, उस समय पर ये सभी जो है ना यहाँ एस्टैब्लिश हो चुके थे प्लेटफॉर्म्स, जिन्होंने यहाँ पर विमेन, ये कह सकते हैं आप, जो एक जेंडर बेस्ड जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और फीमेल्स ने यहाँ पर आगे बढ़ चढ़कर भाग भी लिया है। इनमें से कुछ लीडर जैसे सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा असफ अली और सुचेता कृपलानी, इन्होंने समय समय पर न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनली भी इंडियन जो एक उस समय पर रिप्रेजेंटेशन है उसको सपोर्ट किया, और यहाँ पर साथ ही साथ जो फीमेल लीडरशिप है उसको उनके एक बेस्ट एग्जाम्पल सामने मतलब निकल कर आए। तो हमने ना इनमें क्या देखना है, दैट इज एक एक करके इनको देखते हैं। जो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि आप जानते हैं सभी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जिन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उस समय पर एक्चुअली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, इसका मतलब क्या था कि यदि किसी जो भी राजा वगैरह होते थे उस समय पर, अगर उनकी कोई अपनी संतान नहीं है और उन्होंने कोई संतान अडॉप्ट कर रखी है, जैसे कोई लड़का उन्होंने अपनी संतान ना होने के बाद किसी बच्चे को, लड़के को अडॉप्ट कर लिया है, तो अंग्रेज इस चीज़ को ये मानते थे कि क्योंकि ये आपका बायोलॉजिकल जो सन नहीं है, इसीलिए जो आपका राज्य है वो अब से उसका विलय कर दिया जाएगा ब्रिटिश शासन के अंदर। तो इसीलिए गाइस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत यहाँ पर जब जो झांसी है उसके विलय की बात आई, तो इन्होंने अपनी झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक पूरा जोर लगाया, और इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि दैट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सेकेंड नाम आता है यहाँ पे रानी चेन्नम्मा का, जो कि बस आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। ये कर्नाटका के जो किट्टूरू एरिया है वहाँ की ये रानी थी, और किट्टूर रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1824, इन्होंने मतलब जो उस समय पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पहला एक आप कह सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को कि एक अब इनकी जो स्ट्रगल है वो 1824 में ही, इनसे पहले इवन रानी लक्ष्मीबाई से पहले इन्होंने इस प्रकार का जो रेबेलियन ये या एक स्ट्रगल अपनी शो कर चुकी थी पहले। तो आप याद रखें, रानी चेन्नम्मा जो है किट्टूर रेबेलियन से जुड़ा हुआ एक नाम है।
यहां पर भी सेम बात थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित। सावित्रीबाई फुले जो है वो भारत की पहली फीमेल टीचर आइडेंटिफाई की जाती हैं और इन्होंने उस समय पर जो गर्ल्स एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया। और ये आपको याद रखें, ये महाराष्ट्र से आती हैं। और ज्योतिबा फुले जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है, जिन्होंने बैकवर्ड क्लासेस को आगे आने के लिए जो सुविधाएं प्रदान की ताकि वो बच्चे पढ़ सकें। और इसी तरह से जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उस समय पर बहुत बड़े लेवल पर प्रभाव था ब्राह्मणों का, उस प्रभाव को तोड़ते हुए जो पिछड़ी जाति के छात्र थे उनको आगे लेकर या उनको आगे लाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो जिस प्रकार से ज्योतिबा फुले का मैंने बताया, उसी प्रकार से उनकी जो पत्नी है सावित्रीबाई फुले, इन्होंने यहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया और चाइल्ड मैरिज को अपोज किया है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सभी अच्छी बातें हैं अगेन। और इन्होंने विडो री मैरिज को एडवोकेट किया, सपोर्ट किया है। पंडिता रामाबाई, इन्होंने शारदा सदन फॉर विडोज इसको फाउंडेशन इसकी रखी और वो अगेन वही अच्छी बात है। तो आपने ना ये नाम जरूर याद रखने हैं। और शारदा सदन से नाम किसका जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ पे पंडिता रामाबाई का। इसी तरह से सरोजिनी नायडू जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और इन्होंने नमक सत्याग्रह में, इसी तरह से जो सिविल डिसोबीडियंस जिसको हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, और यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन, इसके अंदर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपको ये भी याद रखना है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, वो थी सरोजिनी नायडू, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये याद रखना है आपने। सुचेता कृपलानी, जिनका नाम आता है यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि जो 1930 से 34 तक का समय था यहाँ पर, जिसका हिंदी में से बोला जाता है दैट्स सविनय अवज्ञा आंदोलन और क्विट इंडिया मूवमेंट। और यही जो है फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी इन इंडिया और उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भी नाम आप जरूर याद रखिएगा, यूपी की जो फर्स्ट जो सीएम बनी थी दैट इज सुचेता कृपलानी। इसी तरह कमला देवी चट्टोपाध्याय, मैंगलोर में इनका जन्म हुआ है और ये सोशल रिफॉर्मर थी। इन्होंने जो ऑल इंडिया वुमेन, यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया गया था, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, इसमें मतलब इसके एस्टैब्लिशमेंट में, इस प्लेटफॉर्म की एस्टैब्लिशमेंट में इनका बड़ा योगदान है। एंड शी वाज द फर्स्ट वुमन टू कंटेस्ट अ लेजिस्लेटिव सीट इन द मद्रास। और परसुएडेड, इन्होंने समझाया गांधी जी को कि हमें जो नमक सत्याग्रह के अंदर फीमेल्स को भी मतलब आगे उनके पार्टिसिपेशन करवाने के लिए उनको प्रमोट करना चाहिए। तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। रानी गाइडिनेलू जो कि हेराका मूवमेंट से जुड़ा हुआ नाम है और बहुत कम उम्र में, जैसे आप देख रहे हैं शी वाज अबाउट 13 ईयर ओल्ड, जब इन्होंने मतलब आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए एक प्रकार से इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन जब दे रही थी, तो उस समय पर ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज़ उठाई और साथ ही साथ जो नागाज की अपनी आइडेंटिटी है उसके अस्तित्व के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई, रानी गाइडिनेलू। इनके उस समय पर जो कज़न थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, कज़न हाइपो जो जेडुनांग, उनको याद रखनी ज़रूरत नहीं है, बस आप वो हेराका मूवमेंट ज़रूर याद रखिएगा रानी गाइडिनेलू का। उसके बाद है दैट इज़ ही एनी बेसेंट, तो ये नागालैंड से जुड़ा हुआ नाम है, वहाँ से ये है एग्जाम्पल। एनी बेसेंट जो है वो मद्रास होम रूल लीग इन्होंने लॉन्च की थी। उस समय पर दो प्रकार की होम रूल लीग आई थी। एक तो तिलक की होम रूल लीग थी कि हमें भारत के अंदर एक अपने लोगों का यहाँ पे अपने लोगों द्वारा चलाया जाने वाला शासन चाहिए, दैट इज जैसे आयरलैंड में चलता था उन दिनों, उसी तरह की लीग को बोला जाता था होम रूल लीग। तो एक तिलक की थी और एक थी एनी बेसेंट की, और इन्होंने ही, एंड शी वाज द फर्स्ट वुमन कांग्रेस प्रेसिडेंट इन द 1917। आपने याद रखना है, अगर भारत की जो कांग्रेस की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी प्रथम प्रेसिडेंट कौन थी, तो आपने यहाँ पे बोलना है फीमेल प्रेसिडेंट, तो है एनी बेसेंट। अगर यहाँ पर इंडियन जो वुमेन प्रेसिडेंट पूछा जाए फर्स्ट कौन थी, तो आपने बोलना है दैट्स सरोजिनी नायडू। ये भारतीय थी और आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी। ये भारतीय नहीं थी पर ये सबसे पहले आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी। कमला नेहरू जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और जवाहरलाल नेहरू का साथ दिया। अरुणा रॉय जो कि मॉडर्न एक्टिविस्ट हैं और इनकी वजह से जो एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाई जा सकी। भिकाजी कामा जो फर्स्ट इंडियन फ्लैग, याद रखिए जो जर्मनी में, शी वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने, भिकाजी कामा ने विदेशी भूमि पर सबसे पहला जो झंडा लहराया था वो जर्मनी के अंदर भिकाजी कामा, इनका पूरा नाम मैडम भिकाजी कामा कहा जाता है इन्हें। और अरुणा असफ अली कांग्रेस फ्लैग ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, इन्होंने मतलब उस समय झंडा लहराया जब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, और इन्हें हीरोइन ऑफ 1942 भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। कस्तूरबा गांधी
जिन्होंने गांधी जी का मतलब कदम कदम पर साथ दिया है। फातिमा शेख, जिन्होंने गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया, वुमेन एम्पावरमेंट को। रुक्मणी देवी अरुणडेल, जो यहाँ पर इंडियन क्लासिकल डांस को लेके बहुत ही फेमस नाम है गाइस, आर्ट एंड कल्चर को लेकर। तो आपने कहना है यहाँ पे रुक्मणी देवी जो अरुणडेल है उनका नाम आप इंडियन क्लासिकल डांस के साथ इन्होंने प्रमोट किया था, इसे याद रखें। तो जो इंडिया की नेशनल कल्चरल आइडेंटिटी है उसको इन्होंने काफ़ी स्ट्रेंथन किया। उषा मेहता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, याद रखना है आपने। उषा मेहता, उन दिनों जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उन दिनों ये एक प्रकार से अंडरग्राउंड रहकर मतलब एक कह सकते हैं कि छिपकर, क्योंकि नहीं तो अंग्रेज पकड़ लेते, छिपकर इन्होंने उस समय पर एक रेडियो पर अपने जो प्रसारण ये कर रहे थे ताकि लोग इनके मैसेजेस को सुन सकें और इसी प्रकार से वो कार्य कर सकें। इस प्रकार से आपने याद रखना है अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो इन्होंने उस समय पर ऑपरेट किया और उस समय पर जो भारत की आज़ादी से संबंधित मैसेजेस थे वो ये ब्रॉडकास्ट कर रही थी। तो उषा मेहता का नाम तब आता है। और यह जरूर याद रखिएगा ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात है, 1942 के समय की। इसी तरह से बंगाल के अंदर जो वुमेन रेवोल्यूशनरी कौन कौन रही है वहां पे, इन पे क्वेश्चन आ चुके हैं गाइस। बीना दास, ये पहली ऐसी इंडियन रेवोल्यूशनरी थी जिन्होंने स्टैनले जैक्सन को असैसिनेट यानी कि उनकी हत्या का प्रयास किया था उस समय पर, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे 1932 में। ये तब है जब कॉन्वोकेशन हॉल के अंदर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वहां पर यह अटेम्प्ट लिया गया था। तो बीना दास का नाम जरूर याद रखिएगा। इसी तरह से यहां पर प्रीतिलता वाडेदार, शी लेड दैट इज ही पहरतली यूरोपियन क्लब अटैक 1932, और इन्होंने बाद में जो है ना ये शहादत इनको शहादत मिली। बस आप इनका नाम भी जरूर याद रखिएगा, प्रीतिलता वाडेदार, बीना दास का नाम भी। और कल्पना दत्ता, वेरी इंपॉर्टेंट। उन दिनों में जो बंगाल में ना सूर्य सेन नामक जो एक बहुत ही प्रतिभावान एक व्यक्तित्व वाले पर्सन थे, सूर्य सेन। तो उस समय पर सूर्य सेन के अंडर या उनकी गाइडेंस में जो चिटगोंग आर्मरी रेड की गई थी, तो तब कल्पना दत्ता ने उसमें मतलब उनका साथ दिया था। कमला दास गुप्ता सपोर्टेड द फ्रीडम मूवमेंट बाय हाइडिंग द फ्यूगिटिव, इन्होंने जो आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग हैं उनको छिपने में मदद की थी, और दैट से कमला दास गुप्ता। और इन्होंने ही मुस्लिम गर्ल्स के लिए भी जो है स्कूल्स एस्टैब्लिश किए थे कोलकाता के अंदर। बेगम रुकैया सखावत हुसैन, जो ये भी मतलब अगेन अपना फेमिनिस्ट हैं और इन्होंने पैट्रियार्की और कॉलोनियलिज्म को मतलब एक चैलेंज किया। लावण्या प्रभा घोष, इनकी जो पब्लिकेशन है याद रखिए, इन्होंने भी कई प्रकार के जो ग्रुप्स वगैरह, और इनकी पब्लिकेशन का मतलब है राइटिंग करती थी तो मुक्ति, और इन्होंने नेशनलिस्ट मीटिंग्स जो रूरल बंगाल में होती थी उसको उनमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। ये कुछ नाम हैं, आपको ना ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे वहाँ पर कि हाँ ये आपको नाम पता है और इनसे संबंधित एक्टिविटीज़। और इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है गाइस, दैट इज ही मातंगिनी हाजरा, जिन्हें गांधी बूढ़ी के नाम से बोला जाता है। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर, यानी कि जब इन्हें मतलब चोट लगी, गोली लगी उस समय पर, तब भी इन्होंने जो है अपना जो झंडा है उसको थामे रखा, और तब भी ये वंदे मातरम जो है बोलती रही। तो इस प्रकार से ना इनका नाम आपको याद रखना है, दैट इज ही मातंगिनी हाजरा। तो ये जो मैं आपको भी नाम बताए हैं ये सभी नाम जो इंपॉर्टेंट हैं और ये किसी ना किसी तरह से आपको एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस नाम है वो आप ज़रूर याद रखिएगा, जो उषा मेहता जिन्होंने अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो उसका प्रसारण कर रही थी, और दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है जो मातंगिनी हाजरा, जिन्हें गोली लगने के बावजूद भी ये अपना हाथ में झंडा थामे रखा इन्होंने, और साथ ही साथ वंदे मातरम ये लगातार बोलती रही। तो आपको ये नाम सारे जितने मैंने बताए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इनके आप बहुत ही शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा। टाइफून काजिकी अभी एक और करंट अफेयर में था, तो आपको ये पता हो कि फिलीपींस जो है, फिलीपींस चाइना के अगर आप उस तरफ का मैप देखेंगे तो आपको वहाँ फिलीपींस वियतनाम वगैरह नज़र आ जाएंगे। तो फिलीपींस के नज़दीक वहाँ साउथ चाइना सी में एक तूफान डेवलप हुआ जिसे हम बोलते हैं दैट्स ए ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी कि एक प्रकार का आप जिससे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक तूफान जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जिन्हें कहा जाता है, ये फिलीपींस के नज़दीक वहाँ डेवलप हुआ, और इसकी वजह से वियतनाम के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर इसने स्ट्राइक किया है, जिसका नाम है टाइफून काजिकी। तो बस आपने और कुछ याद नहीं रखना है, काजिकी कहाँ आया था रिसेंटली, तो आपने कहना है फिलीपींस के नज़दीक साउथ चाइना सी में डेवलप हुआ और वियतनाम को इसने अभी मतलब हिट किया है। और एक चीज़ और याद रखनी है आपने, जो टाइफून होता है, देखिए यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन की जगह टाइफून लिखा हुआ, तो आपने बोलना है जो भी साउथ चाइना सी में
तूफान उठते हैं और वो तूफान अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन है, क्योंकि ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, यहाँ पे साइक्लोन दो तरह के होते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। आपने सिंपली बोलना है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो उनका नाम साउथ चाइना सी में उनको टाइफून कहा जाता है। और वैसे मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में इनका नाम विली विली कहा जाता है। भारत में इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन ही कहते हैं, और अगर अमेरिका में देखेंगे तो इन्हें हरिकेन कहा जाता है। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये कवर हो जाता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखनी है आपने, आमतौर पे क्वेश्चन और आ जाता है कि सैफिर सिम्पसन स्केल कहाँ यूज़ किया जाता है। तो आपने कहना है कि जो भी इस प्रकार के ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, आखिरकार वो कितनी ताकतवर हैं, कितनी स्पीड वाले हैं, उनकी स्पीड के बेसिस पर उनकी कैटेगरीज होती हैं। तो आपने बोलना है कि सैफिर सिम्पसन स्केल जो एक विंड की जो स्पीड है उसके मुताबिक हम तूफानों को कैटेगराइज करते हैं, उसके बेसिस पर, मतलब एक प्रकार का स्केल है सैफिर सिम्पसन स्केल। तो उसके बेसिस पे ये कैटेगरी 2 का तूफान था। वियतनाम के बारे थोड़ा आपको पता हो दैट वियतनाम की कैपिटल हनोई है, और मैकोंग और रेड रिवर यहाँ के मेन रिवर्स हैं। बस इतना इसमें एनफ है आपके लिए। अगर आप और देखना चाह रहे हैं दैट इज ही एनामाइट। एनामाइट जो एक, जैसे भारत में हिमालय है, इसी तरह से वहाँ पे एनामाइट की जो माउंटेन रेंज मिलती है। इन्होंने 1945 में इंडिपेंडेंस जो मिली इन्हें, और ये फ्रेंच कॉलोनी थी एक, जैसे भारत तो एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, ये फ्रेंच कॉलोनी थी। दैट इज प्रोजेक्ट 17 है आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी। ऑलरेडी वैसे तो हमने ये करंट अफेयर पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इसमें आपको और पढ़ लेने चाहिए। जैसे कि रिसेंटली जो आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी जिनकी यहाँ बात हो रही है, जिन्हें प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, आप याद रखें ये कौन सी क्लास है, दैट इज ही नीलगिरी क्लास है। तो आपको इसमें याद रखना है प्रोजेक्ट 17 क्या है, जिसके तहत हमने जो एक आप कह सकते हैं कि फ्रिगेट का मतलब होता है जो बहुत तेजी से समंदर के अंदर पेट्रोलिंग वगैरह में काम आती हैं। तो उनको जब हमने डेवलप किया था, तो जब प्रोजेक्ट 17 आया था उसके अंदर हमने ये क्लास थी जिसको हम बोलते हैं शिवालिक क्लास। शिवालिक क्लास के फ्रिगेट डेवलप किए गए थे, और फिर उसके बाद उसका इंप्रूव्ड वर्जन आया 17A में, जिसे 17 अल्फा के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं हम नीलगिरी क्लास। तो नीलगिरी क्लास के तहत अभी हमने रिसेंटली जो कमीशन किए हैं दैट्स आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी, ये दोनों ही प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए फ्रिगेट, जो आप याद रखेंगे दैट इज स्टील्थ कैपेबिलिटी वाले, यानी कि ये अपने आप को दुश्मन मतलब इनको लोकेट नहीं कर सकता, इस प्रकार के ये स्टील्थ फ्रिगेट्स हैं। आपको ये जरूर पता होना चाहिए। यहाँ पर जो 7 शिप्स हैं 17A के तहत बनाई जाएंगी, जो कि आईएनएस नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी और दुनागिरी और विंध्यगिरी, ये 7 जो बनाई जाएंगी। तो अभी आपको सिर्फ सारे नाम याद नहीं रखने हैं, सिर्फ आप ये याद रखना है दैट ये नीलगिरी एक क्लास से संबंधित हैं 17A के तहत। इसमें एक चीज और याद रखनी है आपने, जो आईएनएस हिमगिरी है यहाँ पर, ये इसे बनाया है GRSC कोलकाता ने, ये इंपॉर्टेंट है। और जो उदयगिरी है इसे बनाया है MDL, जो हमारे पास मझगांव डॉक लिमिटेड है, इन्होंने बनाया है इसे। और ये ऑलरेडी पहले भी आपको बताया जा चुका था कि ये 100th शिप है जिसे डिजाइन किया है नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने, WDB ने। और ऑलरेडी ना भारत के अंदर पहले भी इस 2 प्रकार के फ्रिगेट रह चुके हैं, जिनका नाम था दैट्स उदयगिरी और जो हिमगिरी शिप्स, मतलब पहले भी नाम रह चुके हैं शिप्स के। ये 2 शिप्स ऐसी थी जिन्होंने बहुत पहले ऑपरेशन पवन या ऑपरेशन कैक्टस या सहायता के अंदर योगदान दिया है। तो पवन और कैक्टस क्या है? ऑपरेशन पवन 1987 में स्टार्ट किया गया एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें कि इंडियन जो पीस कीपिंग फोर्सेस को श्रीलंका में भेजा गया था, ताकि वहां पर जो लिट्टे हैं, इन्हें लिट्टे कहा जाता था, LTTE, एक प्रकार का जो तमिल लोगों की कम्युनिटी जो वहां पर अपने राइट्स को मांग रहे थे, वो एक आर्म्ड रेवोल्यूशन कर रहे थे उस एरिया के अंदर, इसीलिए उनको शांत करवाकर वहां पर श्रीलंका में इलेक्शन करवाना IPKF की, जो भारत से गए हुए सैनिक, ये इनका काम था। तो उस समय पर जो शिप्स हैं इसने मदद की थी। तो इन शिप्स के यहाँ पर हमें हेल्प मिली थी उदयगिरी और हिमगिरी की। तो आपको ये सेपरेटली थोड़ा GK पॉइंट ऑफ व्यू से पता हो तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से ऑपरेशन कैक्टस, वो वाला 87 में था, ये 88 में है, जिसके अंदर मालदीव में जब तख्ता पलट की, जब सेना जो है ना अपने लोगों द्वारा चुने गए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को हटाकर, सरकार को हटाकर जब सेना वहां पर आ जाती है, सेना कब्जा कर लेना चाहती है उस देश के ऊपर,
तो इस प्रकार की एक व्यवस्था को हम बोलते हैं तख्ता पलट होना। तो तख्ता पलट को रोका गया था ऑपरेशन कैक्टस 1988 में, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद जो एक प्रोजेक्ट आएगा उसका नाम होगा प्रोजेक्ट 17 ब्रेवो, जो P17B के नाम से जाना जाएगा, और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको अप्रूव कर दिया है। और इसमें प्रोजेक्ट 17A के बाद जो और एडवांस लेवल के फ्रीगेट यहाँ पे बनाए जाएंगे। सो गाइस, इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है डिफेंस टेक्नोलॉजी या जो करंट अफेयर है वो आपको ज़रूर याद रखने चाहिए। और जैसे जो इस यहाँ तक के जो करंट अफेयर आपके लिए आज के लिए एनफ है, और आई होप अगेन आप इसके अंदर जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लें और उसको आप याद रखें, और पुराने जो भी करंट अफेयर आपने तैयार किए हैं उनके नोट्स आप ज़रूर रिवाइज़ करते चले जाएं, क्योंकि बिना रिवीजन के ये करंट अफेयर जो आप तैयार करते हैं वो आपके लिए तभी वैल्यूएबल है अगर आप उनको बार बार रिवाइज़ करते रहेंगे। एंड आप तक जो कंटेंट है ये पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको वहाँ पर ज़रूर प्रेस करें, सो दैट आपको जब भी कोई न्यू कंटेंट हम डेवलप या उसको अपलोड करते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।